नमस्कार प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी स्टडी पॉइंट पे। और मेरा नाम है अर्जुन। ठीक है, तो आगे चलते हैं। जैसे कि आपको पता होगा, इससे पहले वाले वीडियो में हमने पद जो हमारा चैप्टर है 8वां अंतरा भाग 2 क्लास 12 न्यू कोर्स के अकॉर्डिंग विद्यापति जी ने लिखा है। तो इनका जो तीसरा पद है वो हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। ये हमारा पार्ट थर्ड है। ठीक है, सब्सक्राइब नहीं करा आप कर सकते हो, वीडियो के नीचे आपको दिख रहा होगा, सिंपली आप कर सकते हो। ग्रुप आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप कर सकते हो। आप टेलीग्राम पे जाओगे, नाम सर्च करोगे तो आ जाएगा। आपने फॉलो नहीं किया तो आप कर सकते हो, यूजर नेम आप सभी के सामने लिखा हुआ है। और कोई भी क्वेरी हो तो आप वहाँ पे मुझसे पर्सनली आकर पूछ सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं परिचय। हमने पार्ट 1 में जो है पहला पद समझ लिया था, दूसरा पद भी समझ लिया था। अब हम तीसरे, ये जो हमारा वीडियो है पार्ट थर्ड है, तो इसमें हम तीसरे पद को समझेंगे। तो चलो हम पहले ही समझ लेते हैं कि तीसरे पद में है क्या। तो तीसरे पद में कवि ने नायक के वियोग में संतृप्त ऐसी विवरणी का चित्रण किया है। विहरण का चिंतन मतलब उनकी दशा, उनके मतलब दुखों का चित्रण किया है, बताया है। चित्र मतलब समझ सकते हो आप, दृश्य दिखेगा इसमें कुछ। इनके पंक्तियों को जब आप समझोगे तो ऐसा लगेगा कि आप जो है किसी टीवी को देख रहे हो, और ऐसा लग रहा है कि आपके सामने वो सभी चीजें हो रही हैं। ठीक है, ऐसे चित्र आपको इसमें दिखेंगे। जिसे नायक के वियोग में प्रकृति के आनंददायक दृश्य भी कष्टदायक प्रतीत होते हैं। जो दृश्य हमको टीवी की तरह इसमें दिखेंगे, वो कभी ना कभी हमें आनंद की तरह भी दिखता है और कष्टदायक भी दिखता है। तो इसी का जो वर्णन है ना, ये पूरा इस पंक्ति में किया गया है। ठीक है, जब आप तीसरे पद को पढ़ोगे तो उसमें ये सभी बातें कवर हो जाएंगी। ये मैंने आपको बताया है कि हम तीसरे जो हमारा पद है उसमें हम क्या समझेंगे, उसमें बातें किसके ऊपर चलेगी, यही मैंने आपको इस तीसरे वाले पद में बताया है। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं। देखो, ये आपका इसका तीसरा ही है और ये आपका आगे का है। तो इसको समझते हैं। आपका लास्ट ये पद है हमारा। तो कुसुमितित, कुसुमित मित हो गया हमारा कुसुमित, और कानन हेरी कमल मुखी मुधि रहे दू नयान कोकिल कलरव मधुकर धुनी सुनी कर देई झापई कान माधव सुन सुन बचन हमारा तुहु गुण सुंदरी अति भेल दुबरी गुनी गुनी प्रेम तुहरा धरनी धरी धनी कत बेरी बही सही पुनीतई उठई न पारा कातर ढीती करी चौदिस हेरी हैरी नयन गरह जल धारा तो तोहर विरह दिन छन छन तनु छिन चौदसी चांद सम्मान हनई विद्यापति शिव सिंह नरपति लखीम देई रमान। ये आपका कुछ काव्यांश है। मैंने आपके सामने जब ये पढ़ा तो आपको ऐसा लग रहा होगा ये कौन सी भाषा है या फिर ये क्या लिखा हुआ है, ऐसा आपने कुछ सोचा जरूर होगा। तो ये जो भाषा है ना, ये आम बोलचाल की नहीं, इसकी व्याख्या करना पड़ता है। और व्याख्या इसका कैसे होता है, इसका भी एक बहुत लंबा प्रोसेस होता है। आपको इसका व्याख्या जो है वो करने के लिए आपको इसके बैकग्राउंड, यानी जो पीछे का जो कहानी है उसको आपको समझना पड़ेगा कि इसके अंदर बातें किसके ऊपर चल रही है। आप ऐसे सीधा पढ़ के व्याख्या कभी नहीं कर सकते। ये तो हमारा एक बहुत बड़ा राज्य है, इसका मतलब राज है हमारा। ठीक है, तो ये बहुत ही अलग चीज है। इसको आप डायरेक्ट पढ़ के व्याख्या कभी भी नहीं कर सकते। इसका व्याख्या आप तभी कर सकते हो जब आपने इस चैप्टर को बहुत ही ध्यान से समझाओ, हर पॉइंट को आपने गौर से समझाओ, तभी आप इसको कर सकते हो। वैसे ही बहुत ही मुश्किल है इसका व्याख्या जो आप कभी कर भी सको। ठीक है, इसलिए आप इसके पंक्ति को ध्यान से समझना, हर चीज को समझना कि इसमें कहा किसके बारे में जा रहा है, तब समझ में आएगा। तो कानन का मतलब हमारा हो जाएगा वन। कानन मतलब क्या हो जाता है, पेड़। जो हमारा पेड़ होता है, जो वन होता है हमारा, वो हो जाता है, उसका मतलब है कानन। कमल मुखी का मतलब क्या है, कमल मुखी का हमारा सीधा मतलब हो जाएगा कि कमल के समान मुख वाले कोई भी व्यक्ति जो कमल के जैसा दिखे। नयान का मतलब हमारा हो जाएगा नयन या फिर हमारा नेत्र, आंख, जो हमारा आंख है। झापई का मतलब हमारा हो जाएगा सीधा सा बूंद कर दे, यानी एक बूंद की बात हम झापई के अंदर कर लेते हैं। झापई का मतलब हो जाता है बूंद। और सुंदरी का मतलब हमारा हो जाएगा कि सुंदरी नायिका, जो नायिका कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी लड़की वो सुंदर हो। ठीक है, गुनी गुनी का हमारा मतलब हो जाएगा सीधा सा कि सोच कर, सोच विचार करके।
और धरनी का हमारा मतलब हो जाएगा सीधा सा धरती, या फिर जो धरती जमीन जो होता है वो। धरी और धनी का मतलब क्या है? धनी का मतलब हो जाएगा स्त्री, ठीक है। और धारी का मतलब हो जाएगा धरकर या फिर पकड़कर, ये कह सकते हो आप धरी का मतलब। और धनी का मतलब हमारा हो जाएगा स्त्री। वही सही का मतलब हमारा हो जाएगा सीधा सा बैठ जाती है। कातर का मतलब हमारा हो जाएगा दुखी। और ढींची का मतलब हो जाएगा दृष्टि, जो हमें दृष्टि दिख रहा है, ठीक है। चौदीस का मतलब हमारा हो जाएगा चौदहवीं या फिर चतुर्दशी, जो चौथा जो होता है वो। और ग्रह का मतलब हमारा हो जाएगा सीधा सा गिरना। जल धारा का मतलब हमारा हो जाएगा असुर धारा, या फिर कह सकते हैं इसमें विश्वास की बातें होगी, जल धारा, है ना। और रमान का मतलब हमारा हो जाएगा रमण। ये कुछ इसके शब्दार्थ है जो आपको समझ में आना चाहिए। अब हम बात करते हैं इसके आगे, इसकी व्याख्या। व्याख्या करने से पहले आप ये समझो, मैंने आपको फॉर्मेट के हिसाब से बताया है। जब आपका सप्रसंग व्याख्या एग्जाम में आएगा तो आपको इसी पैटर्न के अनुसार पंक्ति का व्याख्या करना पड़ेगा। ये आपका पंक्ति हो जाएगा, पहले आप संदर्भ लिखोगे, और बाकी सप्रसंग व्याख्या कैसे करते हैं ये वीडियो में एक अलग से बनाऊंगा। एक बार आपका एक कोर्स खत्म हो जाए, कोर्स आपका खत्म हो जाएगा तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आएंगे, एमसीक्यू क्वेश्चन भी आएगा। और हिंदी साहित्य के सभी प्रमुख जो लेखक हैं, कवि हैं, उनका जीवन परिचय भी आपको बताऊंगा। और इसके बाद सप्रसंग व्याख्या कैसे करें, गद्य खंड का, काव्य खंड का, वो भी आपको बताऊंगा। हर चीज आपको बताऊंगा इस चैनल के अंदर। आपको बस सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लेना, ये आपका काम यहाँ पे खत्म हो जाता है। कविता आप लिख सकते हो, पद है कवि विद्यापति, ठीक है। अब इस पंक्ति में क्या बताया गया? प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 में संकलित हिंदी के प्रसिद्ध कवि विद्यापति जी द्वारा रचित है। तीसरे पद में कवि ने नायक के वियोग में संतृप्त ऐसी गृहिणी का चित्रण किया है जिसे नायक के वियोग में प्रकृति के आनंददायक और दृश्य कष्टदायक भी दिखते हैं, ठीक है। ये कुछ इसके प्रसंग हो जाते हैं। देखो, प्रसंग में आप ये लिखना होता है आपको कि आप पूरा जब व्याख्या कर रहे हो, पूरा रामायण लिख रहे हो, तो रामायण के अंदर आप बता क्या रहे हो उसकी एक झलक बताना होता है हमें प्रसंग के अंदर। बोर्ड एग्जाम में जब आपका आता है तो जो व्याख्या आप करने वाले हो जिस भी पंक्ति का, उसके अंदर बातें किसके ऊपर चलने वाली। मान लो हम बात कर लेते देवसेना की, तो देवसेना का अगर पंक्ति आ जाए कि आहा वेदना मिली विदाई, मैंने भ्रम भर जीवन संचित मधु करियों की भीख लुटाई, चल चलते संध्या के श्रम कण आंसू से गिरते थे प्रतिक्षण, मेरी यात्रा पर लेती थी नीरवता अनंत अंगराई। ये जो आपका पंक्ति जो लंबा सा दिख रहा है, तो इसके अंदर जब आप व्याख्या करोगे तो आप प्रसंग में क्या लिखोगे इसका एक झलक बताना होता है ना। ये होता है। अब मान लो यह दीप अकेला वाला था कि यह दीप अकेला स्नेह भरा है गर्व भरा मधमाता, पर इसको भी पंक्ति को दे दो, तो जो आपका पंक्ति है तो इसका जो हमारा व्याख्या होता है, उस व्याख्या का जो प्रसंग होता है उसका एक झलक आपको लिखना पड़ता है, ठीक है। तो आपको झलक लिखना पड़ता है कि आप मतलब उसमें क्या व्याख्या करने वाले हो। तो हम फिलहाल इसकी व्याख्या करते हैं, उसका व्याख्या मैं आपको बताऊंगा, और मैं हर चैप्टर का उदाहरण लेके आपको बताऊंगा कि आप कैसे कर सकते हो इसका व्याख्या। तो हम समझते हैं। देखो, राधा की सहेली कृष्ण के सामने राधा की विरह अवस्था का वर्णन कर रही है। अब क्या है ना, जो राधा जी हो तो घर पे हैं, ठीक है, और जो उनकी सहेली है, ठीक है, वो जो है श्री कृष्ण के पास पहुंच गई, और वो जो राधा की जो मतलब परेशानी है, जो दुख है, उसका वर्णन वहां पे वो कर रही है, बता रही है, ठीक है। कमल के जैसी मुख वाली जो सुंदर चेहरा है राधा का, वह जब खिले हुए फूलों के को देखती है तो वह अपनी आंखें भी बंद कर लेती, ठीक है, बताया जा रहा है यहाँ पर। और कोयल की आवाज में सुनकर और भंवरे की गूंज को सुनकर राधा अपने कान ढक लेती है। अर्थात ये सब जो भी मिलन के प्रतीक दिख रहे हैं, ये मिलन के प्रतीक दिख रहे हैं कि हाँ इन दोनों के बीच में दूरी हो चुकी है, इसका पता चल रहा है। इन सब को देख कर राधा का जो दुख है वो बढ़ जाता है। श्री कृष्ण, तुम हमारी बात सुनो, तुम्हारे प्रेम में तुम्हें याद कर कर राधा की जो हालत है वो बहुत ही खराब हो चुकी है, और राधा बहुत कमजोर हो गई है, और इतनी कमजोर हो गई है कि यदि एक बार धरती पर बैठ जाती है तो उठ नहीं पाती। ये बताया गया यहाँ पर, ठीक है। आगे इसका व्याख्या समझते हैं। देखो, और वह अपने दुखों के चारों ओर देखती रहती है, शायद तुम कहीं से आ जाओ, लेकिन तुम कभी भी नहीं आते, और राधा निराश हो जाती है।
तुमसे दूर होकर वह हर पल इतनी कमजोर हो जाती है जैसा मान लो चौदस का चांद होता है। ठीक है। राजा शिव सिंह विरह के प्रभाव को जानते हैं और वह अपनी पत्नी लक्ष्मी देवी को विरह का कष्ट नहीं देना चाहते, तो इसीलिए वह अपनी पत्नी को साथ में भ्रमण करते हैं। ठीक है। ये हमारा जो व्याख्या हो जाता है तीसरा पद का। अब हम विशेष देख लेते हैं। जब भी आप सप्रसंग व्याख्या करो तो आपको विशेष लिखना अत्यंत आवश्यक है, वरना नंबर कट जाते हैं। ठीक है। इस पद में नायिका की विरह वेदना का मार्मिक वर्णन है। ये लाइन तो आप रट लो, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर सिर्फ और सिर्फ जो नायक है और जो नायिका है, इन दोनों की जो दूरी है उनका ही वर्णन पूरे चैप्टर के अंदर देखने को मिलता है। इस पद में जो है मैथिली भाषा, ये हमारा दूसरा लाइन है, मतलब लाइन है हमारा। तो इस जो हमारा ये जो दूसरा हमारा लाइन है, इसको आप वहाँ पे मतलब लिख सकते हो आप अपने बोर्ड एग्जाम में। ये हमारा कॉमन लाइन हो जाता है और दो लाइन आपके कॉमन हो गए। इस तीनों पंक्ति में अगर व्याख्या करने के लिए आ जाए तो आप तीनों में कोई भी मतलब विशेष में ही दोनों लाइन को लिख सकते हो। बहुत ही कॉमन लाइन है पहला और दूसरा। ठीक है। धरती धनी में अनुप्रास अलंकार है। देखो अलंकार आपको नहीं पता होगा तो इसके ऊपर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, बस आपके एक बार कोर्स खत्म हो जाए। एक बार जब आपका कोर्स खत्म हो जाएगा तो आपका अलंकार का वीडियो लाऊंगा। ठीक है। और जो आपका संज्ञा है रस का जो वीडियो है वो भी लाऊंगा, और जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एमसीक्यू क्वेश्चन है, ठीक है, सप्रसंग व्याख्या कैसे करें, इसमें आपका सभी वीडियो लाऊंगा। बस आपका एक बार कोर्स खत्म हो जाए। और हमारा लगभग जो है, मैंने घनानंद जी का जो कवि थे ना वो मैंने अपलोड कर दिया था बहुत पहले। तो हमारा जो है ना काव्य खंड जो है वो समाप्त हो चुका है, लगभग पूरा हो चुका है। तो हम गद्य खंड को भी स्टार्ट करेंगे। ठीक है। इस पद में वियोग रस का विद्वान है और अनुप्रास अलंकार का सुंदर प्रयोग भी इसमें किया गया है, आपको पता होगा। यह छंद युक्त का पद है और कवि की भाषा जो लयात्मक भी है, काव्यात्मक भी है और भावानुरूप है। ठीक है। ये तीनों प्रकार की भाषाएं या फिर भावनाएं आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। हमारा चैप्टर समाप्त हो गया है। कैसा लगा आपको चैप्टर, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर देना और वीडियो को एक लाइक जरूर बनता है। ठीक है। और आप कमेंट